नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बाज आए विभाजनकारी राजनीति से। मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश उतनी ही खतरनाक है जितनी क्षेत्र भाषा के आधार पर की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच कर्नाटक में उभरा हिजाब विवाद इसका ही प्रमाण है कि अपने देश में जाति और मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाकर किस तरीके से संकीर्ण राजनीति स्वार्थी की पूर्ति की जाती है। प्राय ऐसी राजनीति के केंद्र में मुस्लिम समाज होता है क्योंकि वह थोक वोट बैंक मान लिया गया है। मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के बाद यह सोचा गया था कि धार्मिक विभाजन की खाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इस खाई को बनाए रखा और उसे बढ़ाया भी। मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए यह काम पहले कांग्रेस ने किया, फिर क्षेत्रीय दलों ने। तुष्टीकरण के मामले में पानी सर से ऊपर चले जाने का परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा और समान नागरिक संहिता की पैरवी भी करने लगा। यह एक प्रश्न है कि जब लोकतंत्र और समानता की मिसाल दी जाती है तब फिर समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सका। आखिर सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसे नियम क्यों नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से ही समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन यह अब भी एक स्वप्न बना हुआ है। ऐसी कोई संहिता न बन पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कथित सेकुलर दल तुष्टीकरण के तहत मुस्लिम समाज को यह कहकर बरगलाते हैं कि इससे उसे नुकसान होगा, जबकि सच यह है कि इससे इस समाज को आगे बढ़ने और साथ ही राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने में मदद मिलेगी। ये ठीक है कि देश में विभिन्न समुदायों का एक हिस्सा पुरानी परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन सच यह भी है कि समय के साथ ये रूढ़िवादी तौर तरीकों से बाहर निकल रहा है। उसने जहां खुद को अपनी जड़ों से जोड़े रखा है वहां आधुनिक सोच को भी अपनाया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को तूल देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम महिलाएं हिजाब बुर्के से बाहर आ चुकी है। जो अभी तक उसे अपनाए हुए हैं या फिर उसकी वकालत कर रहे हैं, वे धार्मिक एवं राजनीतिक तत्वों के संकीर्ण इरादों को पूरा करने में सहायक बनने के साथ अपने ही हितों को अनदेखी कर रहे हैं। हिजाब विवाद को हवा दे रहे लोग अपने दोहरे रवैये का परिचय दे रहे हैं। वे जिस हिसाब बुर्के को महिलाओं की आजादी के खिलाफ बताते थे, उसे अब मुस्लिम समाज का अनिवार्य अंग कह रही हैं। यही काम मीडिया का एक वर्ग भी कर रहा है। यह वर्ग झूठ और छल के सहारे यह भी साबित करने में जुटा हुआ है कि भारत में हिजाब बुर्के पर पाबंदी लगाकर मुसलमानों को सताया जा रहा है। यह शरारत के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तथ्य यह है कि केवल स्कूली छात्राओं में हिजाब ने पहनने को कहा गया है। यह वर्ग इस सच से भी मुंह मोड़ रहा है कि जहां कोई मुस्लिम देशों में महिलाएं हिजाब बुर्के को अपनी आजादी में बाधक मानकर उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है, वहीं यह अनेक देशों में प्रतिबंधित भी है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं और स्कूलों में इसका इस्तेमाल रोकना धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी वाले संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी नहीं है। इस तर्क का विरोध करने वाले मुस्लिम लड़कियों के हितैषी नहीं, क्योंकि हिजाब बुर्का उनकी तरक्की में बाधक ही है। हिजाब की पैरवी करने वाले ये देखने को भी तैयार नहीं कि जैसे जैसे समाज खुलेपन का अभ्यस्त हो रहा है, वैसे वैसे वह तमाम ऐसी पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ रहा है जो दकियानूसी और जिनका आज के जीवन में कोई महत्व नहीं है। हिंदू समेत अन्य समुदायों ने अपने ऐसे तमाम पुराने रीति रिवाजों से
मुक्ति पा ली। ये मानने के पर्याप्त कारण है कि हिजाब विवाद को हवा देने का मकसद ये झूठ फैलाना है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। मुस्लिम समुदायों को भाजपा के खिलाफ भड़काने की कोशिश इसके साथ भी की जा रही है कि मोदी सरकार के साथ भाजपा शासित राज्यों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ ये सुनिश्चित किया है कि जाति मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव बिल्कुल ना हो। मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश उतनी ही खतरनाक है जितनी क्षेत्र के आधार पर की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में जिस तरह कहा कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भइयों को राज्य में घुसने नहीं देना है, उससे न केवल उनकी संकीर्ण क्षेत्रवादी मानसिकता उजागर हुई बल्कि राष्ट्रीय दल कांग्रेस की रीति नीति पर भी सवाल उठे। वास्तव में चन्नी ने महाराष्ट्र के राज ठाकरे सरीके नेताओं वाली मानसिकता का परिचय दिया। अपने बयान पर बुरी तरह घिरने के बाद उन्होंने सफाई देने की भी कोशिश की, लेकिन उससे क्षति की भरपाई होना कठिन लगता है। भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है। इस विविधता के साथ राष्ट्रीयता के भाव को सबल करना सबका साझा दायित्व होना चाहिए। देश में विभिन्न समुदायों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, पर उन सब से भारिता का गहरा बोध भी है। भारत में भाषा के कारण भी जब जब भाषाई विवाद भी उभरते रहते हैं, ऐसे विवाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनते हैं। जब राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वे जाति, मजहब, क्षेत्र या भाषा के नाम पर विभाजनकारी भावनाओं को पनपने ही न दे, तब यह अफसोस की बात है कि कांग्रेस सरीके राष्ट्रीय दल के एक मुख्यमंत्री उलट व्यवहार करते दिखे। देश के हर राज्य के नागरिक आजीविका के लिए कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक आदि में अपनी मेहनत के बल पर एक मुकाम हासिल करने के साथ इन प्रांतों के विकास में महती योगदान भी दिया। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं है कि उनके योगदान को निरादर किया जाए। यदि भारत को सशक्त और समृद्ध बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय बोध से लैस होना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपनी नीति रीति बदले और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाए। उन्हें विभाजन के बजाय समावेशन की राजनीति को बल देना होगा। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसके लेखक हैं संजय गुप्त। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।